सामान्य विज्ञान के 7वीं कक्षा में हम लोगों ने पाठ क्रमांक 1 और पाठ क्रमांक 2 का अध्ययन किया। आज हम पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 का अध्ययन करने के पहले पाठ 2 के अंत में जो पुस्तक में तुम्हें प्रश्न और उत्तर के लिए अभ्यास दिया जाता है अर्थात स्वाध्याय दिया जाता है, उसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी। यद्यपि हम इसको PDF के रूप में स्वतंत्र रूप से या तुम्हें आज उपलब्ध कराएंगे, इसको देख करके उनके उत्तरों को आप आसानी से लिख सकोगे। फिर भी यहाँ पर एक ध्यान देना ज़रूरी है, इसमें सभी प्रश्न तुम आसानी समझ लोगे। इसे हम PDF में उपलब्ध कर देंगे जिसका उत्तर तुम लिख सकोगे। किंतु इसका 7वां प्रश्न आप देख रहे हो, इसके अंतर्गत दिया गया है कि वनस्पति के विविध अंगों के नाम ढूंढो। ये वर्ग पहेली जैसी पहेली दी गई इसमें से ढूंढ करके वनस्पति के सभी अंगों के नाम तुम्हें लिखने। वनस्पति अंग जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, डंठल, गांठ, पर्व अर्थात जितने भी तुम्हें, इसके अलावा बीजांड, पुंकेसर, स्त्री केसर, जो जो मिलता है इसमें से अधिक ढूंढ करके इसको अपनी कॉपी पुस्तिका में लिखोगे। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 3 भाग 1 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म। सबसे पहले हमें देखना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन अर्थात जो संसाधन हमें प्रकृति से मिले हुए हैं अर्थात मानव निर्मित नहीं है, वे सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और हमें प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो मुख्य रूप से सबको सर्वसुलभ है वह है हवा। हवा अर्थात एयर। सब लोग जानते हो कि हवा कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भोजन, पानी, वस्त्र, ये सब भी हमारी आवश्यकता हैं, लेकिन सबसे आवश्यक यदि कहा जाए कुछ तो हवा है। अर्थात यदि हवा हमारे आसपास न हो, हवा न हो, हम सांस न ले पाएँ तो समझ सकते हो उसका क्या अर्थ हो, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हवा का गुणधर्म जान लेंगे। हवा गुणधर्म क्या होता है? हवा हमारे चारों तरफ होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, केवल इसका हमें एहसास होता है। अर्थात हमें पता है कि हवा है लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि यह पूरी तरह पारदर्शी होती है। पंखा चालू कर देते हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं और पंखा चालू हो जाता है तो हमें हवा लगता है, महसूस होता है हवा है, लेकिन वास्तव में यह दिखाई नहीं देता। अर्थात यह अदृश्य है, यह हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उससे हमें पता लगता है, एहसास होता है। कैसे एहसास होता है? जैसे पुस्तक तुम्हारे एक उदाहरण दिया गया है कि एक गुब्बारा लेते हो, अगर गुब्बारा को फुलाओगे तो उसके अंदर हवा ही भरते हैं, क्योंकि हवा हम सांस लेते हैं, उसमें हवा लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हवा ही होती है। आगे चल के हमें तुम्हें विभिन्न हवा के विषय में अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार की हवाएं। यहाँ केवल हम हवा से हमारा तात्पर्य है कि हमारे चारों पास जो हवाएं होती हैं, हवा के क्या गुणधर्म होते हैं। तो हवा, मैंने एक गुणधर्म बता दिया, क्या? वह दिखाई नहीं देती। इसके बाद वह उसका एहसास होता है। हवा में वजन होता है, भार होता है। एक उदाहरण तुम्हें दिया गया किताब में, यदि हवा में जैसे कोई गुब्बारे में हवा भर दी जाए तो देखो गुब्बारों को छोड़ दिया जाए तो हवा जो है वह गुब्बारा सहित नीचे ज़मीन की ओर आएगी, या उसमें कुछ वजन होता है। ये जो पहला चित्र आकृति आपको दिखाई दे रही है, एक स्ट्रा पर दोनों तरफ गुब्बारे फुलाकर बांध दिए गए हैं, बराबर फुलाए हुए, और एक गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो स्ट्रा टेढ़ा हो जाता है, अर्थात जिसमें हवा भरा हुआ है वह हिस्सा वह नीचे झुक जाता है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि उसमें हवा में द्रव्यमान होता है। हवा में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, उसमें द्रव्यमान होता है। उस तरह से जब हमें तुम लोगों ने पिचकारी का उपयोग किया होगा, या डॉक्टर इंजेक्शन भरने के लिए जब भी पिस्टन को खींचता है, सिलेंडर के अंदर से पिस्टन को बाहर खींचता है तो उसके अंदर हवा जगह बन जाती है, और उस हवा के दबाव के कारण बाहर से दवा जो है वह सिलेंडर में आ जाती है, और जो पिस्टन को हम नीचे ढकेलते हैं तो हवा के दबाव से ही वह दवा
फिर मरीज के शरीर में लगती है। अर्थात अंगूठे से ही हवा के दबाव को हम नियंत्रित करते हैं। हमारे चारों तरफ जो हवा है और उसका जो दबाव होता है उसे कहते हैं वायुमंडलीय दबाव, क्योंकि आसपास के चारों तरफ जो हवा है उसे कहते हैं वायुमंडल और उस दबाव कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। इसको आप अच्छी तरह से दैनिक जीवन में देखते रहते हो। अब ध्यान दो, एक प्रश्न में आता है कि क्या चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब होगा? चंद्रमा पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जब हवा ही नहीं है तो हवा का दाब कैसे होगा? जहाँ पर हवा होगी वहाँ पर हवा का दाब होगा, अर्थात हवा पर वायुमंडलीय दाब न के बराबर है। इस तरह से वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए एक वैज्ञानिक न्यूटन ने इसकी खोज की थी और उन्होंने देखा था कि सामान्य रूप से समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1,01,400 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे हम मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं वायु दाब मापी। क्या कहते हैं? वायु दाब मापी। और उसी वायु दाब मापी के द्वारा हम जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे ही हवा का दबाव कम होने लगता है। अर्थात समुद्र सतह पर सबसे ज़्यादा हवा का दबाव होगा, उसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे हवा का दबाव कम होता जाता है। और इसी हवा के दबाव के कारण ही हवा के दाब मापी यंत्र के द्वारा ही हम विभिन्न जहाज जा रही है उसकी ऊंचाई मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है वायु दाब मापी से ही पता लगाते हैं वहाँ वायु का दाब कितना है, उस आधार पर उसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। या समुद्र के अंदर गहराई में अगर जाते हैं तो वहाँ भी हवा का दबाव जमीन जैसे जैसे हम गुरुत्व केंद्र की तरफ बढ़ते जाएंगे हवा का दबाव बढ़ता जाता है और जो समुद्र तल पर है वह सामान्य हवा का दाब होता है। इस तरह से हम एक यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से पानी का फव्वारा बनता है। कभी महसूस किए हो घर में मच्छर मारने के लिए या कॉकरोच वगैरह मारने के लिए जो विभिन्न प्रकार के यंत्र उपयोग किए जाते हैं, दवाई नीचे भर दी जाती है और ऊपर हम पंप से जब पंप करते हैं तो वह दवा फव्वारे के रूप में बाहर निकलती है। दोनों में इतनी दूरी होते हुए भी दवाई फव्वारे के रूप में बाहर निकलती है। होता क्या है, हम स्ट्रा के ऊपर का जो वायु दाब है उसको दूर भगाते हैं और वहाँ वायु दाब कम हो जाता है। उसकी जगह लेने के लिए नीचे से दवा या पानी यह ऊपर आता है और वह फव्वारे के रूप में जाता है। इसमें हम हवा के दाब को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हवा का तापमान टेम्परेचर अर्थात जब बढ़ता है तो हवा का दाब जो होता है वह कम होता जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हवा का दाब कम होता जाता है, अर्थात उसमें दोनों का आपस में संबंध होता है। तापमान अधिक है हवा का दाब कम, तापमान कम है हवा का दाब अधिक होगा। इस तरह से दो स्थानों में हवा के दाब में जो अंतर आता है, अर्थात हवा हमेशा अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की तरफ प्रवाहित करती है। अपने भूगोल विषय में इसको देखे होंगे कि स्थलीय पवन और समुद्री पवन के चलने का क्या कारण होता है, वर्षा का क्या समय होता है। अर्थात जब हवा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है तो पवन बहती हुई महसूस होती है। और इसको हम आगे एक पवन के प्रकरण में देखेंगे। अब भूगोल विषय में तो मैं अच्छी तरह से हवा के दबाव का अध्ययन बताया जाएगा, जिससे कि समझ सको कि किस तरह से वायुमंडलीय दाब और वायुमंडल दबाव जो है समुद्री हवाओं या स्थलीय हवाओं के चलने का कारण होता है। अब एक गिलास देखते हैं, गिलास में क्या लिखा गया। गिलास में पानी रखा है, गिलास के अंदर कुछ बर्फ़ रखा गया है और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद गिलास के अंदर बर्फ़ रखने के बाद गिलास के बाहर कुछ हवा की बूंदें आकर वहाँ पर दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा में
ये जो हवा है, हवा में जल की बूंदें भी होती हैं और आर्द्रता के कारण वो जल की बूंदें संगठित हो जाती हैं और वह गिलास के चारों तरफ लग जाती हैं, क्योंकि अंदर का तापमान कम है। जब अंदर का तापमान कम होता है तो वाष्प जो संग्रहित करने की क्षमता भी कम हो जाती है। उस समय हवा का अतिरिक्त वाष्प का पानी बूंदों के रूप में रूपांतरण होता है और इसे हम कह सकते हो, सवेरे सवेरे पेड़ पौधों के पास जाओगे, खासकर ठंडी के सीजन में, हाँ, तो देखोगे कि वहाँ पर पेड़ों की पत्तियों पर ओस गिरी हुई होती है। उसका मुख्य कारण है कि रात में हवा का तापमान कम हो जाता है। जब हवा का तापमान कम हो जाएगा तो वाष्प जो है, जल वाष्प संगठित होकर के पत्तियों के ऊपर लग जाती हैं। अर्थात जहाँ तापमान कम होगा तो जल वाष्प आसानी से हमें दिखाई जाती है। दोपहर के समय में हवा का तापमान बढ़ जाता है और जो जल वाष्प है वह पुनः वायु में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो जल वाष्प है वह वाष्प परिवर्तित हो जाती है और हमें वर्षा ऋतु में समुद्र तट पर हवा में वाष्प की मात्रा अधिक होती है, ऐसे में हमसे महसूस होती है। अर्थात बरसात के दिनों में देखते होंगे कि जो हवा है वह भी ठंडक पहुंचाती है, अर्थात जल वाष्प उसमें स्थित होती है। ग्रीष्म ऋतु में कपड़े जल्दी सूखते हैं, विज्ञान विषय में तो हमें इसको यहाँ ध्यान देना होगा। वर्षा ऋतु में कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि वातावरण में भी, अर्थात वायुमंडल में भी जल वाष्प की मात्रा होती है, इसलिए बरसात में कपड़े कम सूखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा सूखते हैं क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है और जो जल होता है वाष्प रूप में जल्दी परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से एक काम दिया गया तुम्हें, उपक्रम, एक खाली बोतल को ढक्कन न लगाते हुए अगर सीधे उल्टा कर दोगे तो देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है। अर्थात अगर सीधे बोतल को उलट दोगे तो बोतल का ढक्कन न लगा होने पर भी पानी की बूंदें नीचे नहीं गिरती हैं। अर्थात क्यों नहीं गिरती है ऐसा? क्योंकि ऊपर से हवा का दबाव नहीं पड़ रहा है। जब तिरछा करते हो तो बोतल में हवा का दबाव थोड़ा पड़ता है, इसलिए पानी नीचे गिरने लगता है। इसी तरह से जिस गुब्बारे में हवा भरते हो तो उसके अंदर हवा इकट्ठी होकर के गुब्बारा फूंकने लगता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, क्योंकि जब तक उसके चारों तरफ होने वाले रबर में जब तक तन्यता का गुणधर्म होता है, जब तक वो तनती रहती है तब तक हवा उसमें आता है। अगर अधिक हवा भर दोगे तो उसे वह फूट जाता है। इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते रहते हैं और हवा के गुणधर्म में हम लोगों ने इतना देखा। अब आता है तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल। देखो, पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा पाने से ही जो पृथ्वी का जल होता है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड जैसे घटक इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर उसे हवा के घटकों में बदल देते हैं, जिससे पृथ्वी का पृष्ठभाग गर्म रहता है और पृथ्वी के सजीव जगत के लिए अनुकूल होता है। यदि पृथ्वी पर हवा नहीं होती तो पृथ्वी का पृष्ठभाग का औसत तापमान बहुत ही कम हो जाता। हवा के कारण तापमान नियंत्रित होता है। यही नहीं, हवा के कारण ही ध्वनि संचरित होती है। जानते हो बच्चों, हम आपसे बातें करते हैं जब, या तुम दूसरे किसी से बात करते हो तो हमारे ध्वनियाँ, मुँह से निकली हुई ध्वनियाँ, जिसको शब्द या आवाज़ कहेंगे, वह दूसरे तक कैसे सुनाई देती है? हवा के माध्यम से ही। अगर हवा को हटा लिया जाए तो वह ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इस बात को ध्यान रखो। अर्थात और हवा जितनी संगठित होगी, संघनित होगी, जितना उसका घनत्व अधिक होगा, उतना ही ध्वनि के संचरण में मदद मिलती है। अर्थात ठंडी के दिनों में दूर की सीटी भी हमें आसानी से सुनाई देती है क्योंकि हवा संघनित होती है। गर्मी के दिनों में हमारी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाती क्योंकि हवा उसमें विरल होती है, हवा संघनित नहीं होती। अर्थात
वायु के संघनन के कारण ध्वनि का संचरण अच्छी तरह से होता है। ऐसा समझ सकते हो कि यदि अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो तो उसकी ध्वनि हम नहीं सुन पाएंगे, यहाँ तक नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि अंतरिक्ष में या कह सकते हो चंद्रमा से लेकर पृथ्वी तक बीच में हवा नहीं है। अगर हवा पृथ्वी के कुछ ऊंचाई तक हवा पाई जाती है, उसके बाद हवा नहीं, वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है अर्थात वायु नहीं है तो हमें ध्वनि का प्रसारण भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि का संचरण नहीं होगा। ध्वनि जो आवाज़ होगी, आवाज़ तो होगी वहाँ, लेकिन उस हमारे कानों तक सुनाई नहीं देगी या पृथ्वी तक यहाँ तक सुनाई नहीं दे सकती। इसके बाद जो दूसरा संसाधन है वो होता है पानी। हवा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पाया जाता है प्रकृति का, वह है पानी। अर्थात पानी का जो गुणधर्म होता है, हवा में आपने देखा क्या होता है, हवा में वजन होता है, हवा में भाज दाब होता है, वजन होता है। ये आकृति आप देखोगे, इससे आपको ज़रूर पता लगेगा कि जैसे जैसे हम पानी के लिए, पानी में भी दाब होता है, पानी भी दबाव डालती है। एक गेंद में पानी भर करके अगर जगह जगह छिद्र कर उसको हम दबाए दें तो देखेंगे जितना ज़्यादा दबाएंगे, जितना दाब डालेंगे, उतना ज़्यादा वह दूर तक पानी का फव्वारा दिखाई देता है। यही नहीं, एक यह देखिए, एक उदाहरण दिया गया है कि एक पात्र में 3 छेद कर दिए गए जाएँ किसी टंकी में, 3, 4, 5 क्रमशः ऊपर नीचे। पानी भरने पर नीचे वाले छिद्र से पानी की धारा दूर तक जाएगी, अर्थात वहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा। तो पानी में भी दबाव होता है, और पानी का जितनी गहराई होगी दबाव उतना अधिक होगा। अर्थात पानी सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो सामान्य तापमान है इसमें पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। जहाँ का तापमान कम होगा वहाँ पानी ठोस अवस्था में पाया जाएगा, अर्थात बर्फ़ के रूप में पाया जाएगा। जहाँ का तापमान अधिक होगा वहाँ पर पानी वायु के रूप में पाया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और वायु। वायु को हम गैस भी कहते हैं। तो पानी कैसा है? पानी एक प्रवाहमान पदार्थ है। पानी का कोई अपना आकार नहीं होता। जिस तरह से हवा का अपना कोई रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, आकार नहीं होता, इस तरह से पानी का भी कोई आकार नहीं होता, बल्कि पानी जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी तरह से अपना रूप बदल लेता है। देखो इस आकार, इसमें यहाँ पर बोतल में रखा जाएगा, बोतल की तरह आकार पानी हो जाएगा। कटोरी में रहेगा कटोरी का आकार का, गिलास में रहेगा गिलास के आकार का, जिसमें भी रहेगा उस आकार का पानी अपना रूप बना लेता है। यह पानी का गुणधर्म है। अर्थात पानी का कोई आकार निश्चित नहीं होता, वह जिस भी बर्तन में रहेगा उसमें उसका आकार उसी बर्तन जैसा होगा। पानी से जब हम बर्फ़ बनते समय वह पानी क्या होता है? वही पानी जम जाता है और बर्फ़ के रूप में हो जाता है। तो जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी के आयतन बढ़ने से जो थोड़ी सी वृद्धि होती है वह मूल रूप से उसके आयतन बढ़ने पर वह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक देखो, और एक गुणधर्म इसका कि पानी में हम कुछ वस्तुएं डाली गई, इसमें देखोगे क्या क्या डाला गया है, देख लो। एक चम्मच नीचे डूब गया है, कुछ चीज़ें ऊपर तैर रही हैं, पेंसिल है, रबर है, इस तरह से शार्पनर प्लास्टिक का बना हुआ है, वो पानी में ऊपर तैर रहा है, लेकिन नीचे जो ठोस चीज़ें होती हैं वह नीचे डूब गई हैं। प्रकार है, चम्मच है, ये सब नीचे डूब गई। इसका कारण क्या है? क्योंकि पानी में जो हल्की वस्तुएं होंगी जिनका घन आयतन कम होगा वह ऊपर तैरेंगी, जिनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा ऊपर तैरेंगी, जिनका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है वह पानी में डूब जाएंगी। अब बर्फ़ के टुकड़े ध्यान दो, बर्फ़ का टुकड़ा लेने पर, क्योंकि बर्फ़ पानी से ही बना होता है, लेकिन उसका आयतन अधिक होता है। आयतन अधिक होने से घनत्व कम हो जाता है। जब घनत्व कम हो जाता है, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह बर्फ़ पानी में तैरता है। ध्यान देना इस बात का।
आयतन बढ़ने से घनत्व कम होता है। आयतन और घनत्व में जो है यह उल्टा संबंध होता है। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व ज़्यादा रहेगा तो आयतन कम होगा। दोनों में यहाँ पर देखो एक सूत्र दिया गया है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब पानी तो उतना ही है, द्रव्यमान मतलब जिसका जो वजन है वजन उतना ही है। आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, आयतन बढ़ा तो घनत्व कम हुआ। अब मैंने जब बताया जब पानी जमने लगता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने से घनत्व कम होता है, इसलिए वह बर्फ़ पानी में तैरता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 लीटर पानी का द्रव्यमान लगभग 1 किलोग्राम होता है। 1 लीटर पानी का द्रव्यमान लगभग 1 किलोग्राम होता है। तो घनत्व निकाल सकते हो। एक घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस सूत्र से आसानी से उसका घनत्व निकाल सकते हो। अब एक प्रमुख भाग इस विषय में देखोगे कि क्या पानी का असंगत व्यवहार। बच्चों जानते हो पानी जो है वह ठंडी के मौसम में तापमान कम होने पर पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है। यहाँ ठंड अर्थात जब तापमान 0 डिग्री से नीचे हो जाता है तो पानी बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, और जब पानी का तापमान 0 से ऊपर होता है तो वह बर्फ़ पानी में परिवर्तित अर्थात द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक असंगत व्यवहार पानी का टॉपिक दिया गया है, अर्थात पानी जो है उसका सबसे जब उसका तापमान कम होने लगता है तो तापमान कम होते समय उसका सबसे ज़्यादा आयतन जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अर्थात पानी घनत्व की जो विशेषता होती है कि जब सामान्य तापमान का पानी ठंडा होने पर उसका घनत्व सामान्य द्रवों की तरह बढ़ता है, परंतु पानी का तापमान 4 डिग्री से कम होने पर पानी का घनत्व कम होते जाता है। जब तापमान 4 डिग्री से कम होता है तो पानी का घनत्व कम होते जाता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के पानी का तापमान कम करने पर उसका घनत्व कम होकर आयतन बढ़ता है। अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान जाने पर पानी में प्रसरण होता है। इसे ही जल का असंगत व्यवहार कहते हैं। और इस असंगत व्यवहार का जो उपयोग होता है ठंडे प्रदेशों में, तालाब नदी जम जाती है लेकिन उसके नीचे के जलचर जीवित रहते हैं, क्योंकि नीचे का पानी जो है उसका वह नहीं जमता। नीचे का पानी उसका तापमान 4 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से अधिक होता है, 4 डिग्री से कम होता है, और वहाँ तक पानी जो पानी है वह द्रव रूप में रहता है। जब 0 से नीचे आएगा तब पानी होगा, तब पानी बर्फ़ जो है वो पानी में बदलता है। अब इसके लिए हम एक प्रयोग दिया गया है, इसको देखो। 2 बड़े गिलास लो, उसमें पानी डालो। अब 1 गिलास के पानी में 4-5 चम्मच नमक डालकर उसे पूर्णतः घोल लो, और दूसरे गिलास में पानी में एक आलू डालो। तो देखोगे क्या आलू पानी में डूबेगा, और आलू गिलास के बाहर निकालो और नमक के पानी में डालो तो देखोगे वही आलू घुलने के कारण, जब क्योंकि पानी में नमक घुल गया, पानी में नमक के घुलने के कारण क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब घनत्व बढ़ जाता है तो आलू पानी में तैरने लगता है, अर्थात पानी का घनत्व बढ़ गया तो उसमें तैरेगा। समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि समुद्र का घनत्व अधिक होता है। समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर हम आज बस यही इतना देखेंगे। विलायक और विलयन, ये 3 मुख्य बातें ध्यान रखो। विलेय जो घुलता है, जैसे नमक, शक्कर, यह पानी में घुल जाता है, इसको कहेंगे विलेय। विलायक जो अपने में घोलता है, अर्थात पानी में जो चीज़ें घुल जाती हैं तो घुलने वाली चीज़ों को कहेंगे विलेय, और जो घोल कौन रहा है, पानी को कहेंगे हम विलायक, और जो दोनों से मिलकर बनता है उसे कहते हैं विलयन।
जैसे नींबू शरबत बनाते हो, पानी में नींबू को डालते हो तो नींबू का रस जो हो गया विलेय, पानी हो गया विलायक, और बनने पर क्या बनता है? शरबत बनता है। तो इस तरह से जो मिलकर विलयन बन जाता है उसे कहते हैं विलयन। आज हम यहाँ तक जानकारी लेंगे। इसके अगले भाग में हम पानी गुणधर्म के आधार पर पानी के विभिन्न उपयोग देखेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।